बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अप्रैल है और दिन है जुमेरात का। आज सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला कुन दिन हो सकता है। आज अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपसे तकरीबन 2 घंटे बाद, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद समाअत शुरू हो जाएगी। आज 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समाअत शुरू करने जा रही है और उम्मीद काफ़ी है कि आज 2 बजे तक 3 बजे तक तमाम जो वकला हैं वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे और आज या तो शॉर्ट ऑर्डर सुना दिया जाएगा या फ़ैसला महफूज करके और कल फ़ैसला सुना दिया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आज फ़ैसला महफूज करके और शाम को किसी वक्त जो है वो सुना दिया जाए। लेकिन आज क्या फ़ैसला मुमकिन तौर पर आ सकता है, कल की समाअत के कुछ अहम पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। एक तो ये बता दूँ कि आज 3 वकला ने दलाइल देने हैं। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने इमरान खान साहब की जानिब से देने हैं दलाइल, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने देने हैं खालिद जवेद खान साहब ने, और तीसरे नंबर पर जो वफाक के ज़ाहिर वकील के तौर पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने देने हैं, और तीसरा जो है वो नईम बुखारी साहब जो कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील हैं। तो बहुत ही अहम दिन है। आज का दिन दलाइल के दौरान ही साबित कर देगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अपना व्यू ये इस समाअत के पॉइंट्स बताने के बाद आपके सामने रख दूँगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और मुमकिन तौर पर क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक तो यह है कि जब कल समाअत हुई तो पंजाब वाला मामला भी आपके सामने है। कल हमजा शहबाज साहब जो हैं वो फ्लैटिस होटल के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और वहाँ पर उन्होंने अपने बंदे इकट्ठे करके और ख़ुद ही अपनी असम्बली लगाकर ख़ुद ही अपने हक़ में वोट डलवा कर ख़ुद ही वो वज़ीर आला पंजाब बन गए हैं। तो पहले दिलों के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, अब फ्लैटिस के वज़ीर आला जो हैं वो हमजा शहबाज हैं। तो उन्होंने खैर अपना शौक़ जो है वो पूरा कर लिया वज़ीर आला बनने का। अब मामला यह है कि कल आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा, जो नून लीग हैं, उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली की इमारत को ताले लगाने का लगा दिए गए हैं, ये मामला भी अदालत देखे। तो इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदियाल साहब ने कहा कि हम मुकन्ना के अमूर में मुदाखलत नहीं चाहते, लेकिन जब निज़ाम काम करना छोड़ दे तो फिर आइनी ज़िम्मेदारों को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करना पड़ते हैं। असम्बली इजलास के लिए इमारत की ज़रूरत नहीं, इजलास बाग़ जनाब में भी हो सकता है। पंजाब असम्बली में होने वाली हंगामा राई पर जो है वो हमें तशवीश है। और उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर, जो कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, उस पर कौमी असम्बली के जो अरकान थे उनका रवैया इंतहाई महज़ब था, लेकिन जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ वो नामुनासिब था। अगर निज़ाम काम नहीं कर रहा तो आवाम से फ़ैसला लिया जाए और इलेक्शन में जाएं, और ये एक आइडियल सिचुएशन है पंजाब में कि इलेक्शन में जाएं, आवाम के पास जाएं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो बात हो रही है ना कि ताख़ीर पे ताख़ीर, तारीख पे तारीख, ये बहुत सेंसिटिव आइनी मामला है। इस पे खैर कल मैंने असदुल्ला खान साहब के साथ जो वीडियो की उसमें तफसील से बात कर चुका हूँ कि क्यों जो है वो ताख़ीर हो रही है। उसके बाद उमर बंदियाल साहब ने कहा कि कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ उसकी नज़ीर नहीं मिलती। इस कौमी असम्बली के अंदर एक करारदाद जो बज़ाहिर कामयाब हो रही थी उसको रूलिंग के ज़रिए ख़त्म किया गया। अगर इस चीज़ की इजाज़त दे दी गई तो फिर तो वही होगा जो नाज़ी जर्मनी में हुआ। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि ईवान की कार्रवाई को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और ये इख्तियारात की तकसीम के असूलों का भी तकाज़ा है। हम इसे कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर आइन की खिलाफ वर्जी हो तो क्या उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है? आइन के अंदर जिम्मेदारियाँ भी हैं, अगर कोई अपनी जिम्मेदारी अदा ना करे तो उसे कौन देखेगा? ये वाज़ेह है कि अदालत पार्लियामेंट की कार्रवाई में तब मुदाखलत कर सकती है जब आइन की खिलाफ वर्जी हुई हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि अदम एतमाद आइनी अमल है, क्या स्पीकर आइनी अमल सबूताज करने का जो है वो इख्तियार रखते हैं? बाबर मान साहब ने दलाल देते हुए कहा कि अदालत का फैसला इधर होगा या उधर होगा, दरमियान का कोई रास्ता नहीं। अगर इधर के हक़ में आया तो उधर वाले खड़े होंगे और उधर के हक़ में आया तो इधर वाले खड़े होंगे। इसलिए दाद रसी एक ही है कि आवाम से रजू किया जाए, क्योंकि असल इक़्तिदार आवाम के पास है। यानी बाबर मान साहब ने कहा कि आप कोई भी फैसला देंगे मसले बरकरार रहेंगे, बेहतर है इलेक्शन की तरफ जाया जाए, सब लोग जो है वो इलेक्शन में जाएं। जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया है, ऐसा फ़ैसला करेंगे जो कौम के मफाद में होगा, सबको लेकर चलेगा और सब इस फैसले का पाबंद होंगे। उसके बाद बाबर मान साहब ने कहा कि बरतानिया की एक जजमेंट पेश की गई, ये जो अपोजिशन के लोग थे इनकी जानिब से पेश की गई, बताऊँगा कि इसका यहाँ कोई तल्लुक़ नहीं बनता। मेरा यकीन है कि इस मुकदमे में कोई नुक्ता नज़रअंदाज नहीं होगा। आइन पाकिस्तान इस्लामी नज़री की बुनियाद पर बना, पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से मुख्तलिफ है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बैरूनी साजिश पर खामोश तमाशाई बनकर नहीं रह सकते। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करने के पाबंद हैं। क्या आइन पाकिस्तान का मुआवजना भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के आइन से किया जा सकता है? वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। जिस पर जो उमर बंदियाल साहब हैं उन्होंने फिर उनके इन दलाइल पर कहा कि आइन एक जिंदा दस्तावेज़ है, हमें देखना है क्या स्पीकर को इख्तियार है कि वो हाउस में एजेंडे से हटकर किसी फैक्ट पर जा सके। बाबर मान साहब का कहना था कि जिस बरतानवी अदालत के फैसले का हवाला दिया गया वो इस केस में लागू नहीं होता। क्या सिंध हाउस और लाहौर के होटल में जो हुआ उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है? अरकान असम्बली के किरदार पर कुरान और सुन्नत और मुफ्ती तकी उस्मानी का नोट भी दूंगा।
उनका कहना था कि तमाम शहरियों पर लाजिम है कि वो रियासत के साथ मुखलिस हों। जो बाहर से पाकिस्तान आते हैं उन्हें भी वो तमाम हकूक़ हासिल हैं जो पाकिस्तानियों को हैं। दीगर ममालिक के आइन में ऐसे हकूक़ नहीं दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी करार दिया कि पाकिस्तान से वफादारी हर शहरी पर लाजिम है। आइन शिकनी पर किसी भी शहरी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमें यह देखना है क्या स्पीकर का इख्तियार है कि वह हाउस में एजेंडे से हटकर किसी फैक्ट पर जा सके। आईनी तरीका है जिसे बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या स्पीकर ने जो किया उसको कोई पस मंज़र था? क्या रूलिंग किसी फाइंडिंग पर थी? स्पीकर ने किस बुनियाद पर रूलिंग दी? उसके पास क्या मवाद था? क्या स्पीकर का इख्तियार है कि एजेंडे के अलावा कोई और बात कर सके? क्या स्पीकर एजेंडे से हटकर रूलिंग दे सकता है? क्या स्पीकर के एक्शन का दिफा कर सकते हैं? मगर आपकी दलील की बुनियाद भी होनी चाहिए। पार्लियामेंट का इजलास कब हुआ? पार्लियामेंट इजलास के मिनट्स कोई दिखाएगा तो बात बनेगी। सीधी बात यह है कि अदालत हक़ाइक़ और सबूत पर चलती है। बाबर मान साहब ने कहा कि रास्ता बताना चाहता हूं कि कैसे सब हुआ। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि रास्ता हम खुद निकाल सकते हैं, हमें कहानियां ना सुनाएं। स्पीकर की रूलिंग में सिर्फ इल्ज़ामात हैं। उसके बाद बाबर मान साहब ने आगे बताया असल में उमरता बंदयाल साहब का जो पॉइंट है वो ये है कि उनके पास क्या ऐसा मवाद था, मटेरियल था, क्या कोई फाइंडिंग थी जिसकी बुनियाद पर स्पीकर ने रूलिंग दी। असल में इस वक्त जो डिस्कशन हो रही है वो स्पीकर की रूलिंग के ऊपर हो रही है कि वो रूलिंग दे सकते थे या नहीं दे सकते थे, क्योंकि आर्टिकल 95 में तरीक़ाकार लिखा हुआ है अदम एतमाद के ऊपर। और ये भी हो रहा है कि क्या स्पीकर जो है वो आर्टिकल 95 से बाहर जा सकता था, नहीं जा सकता था, और अगर आर्टिकल 95 की खिलाफवर्जी हुई है तो क्या फिर उस पर 69 का इस्तिस्ना स्पीकर को हासिल है या नहीं है। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। अदालत उस चीज़ पे अभी नहीं जा रही। जो कोशिश की जा रही है कि अदालत डिक्लेरेशन दे दे अपोजिशन को कि ये तो बड़े लजपाल हैं, बड़े वफादार हैं, पाकिस्तान के ज़बरदस्त लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े नेक हैं, बड़े पारसा हैं, अमेरिका इनके पीछे नहीं है। ये डिक्लेरेशन मुझे नहीं लगता कि अदालत इनको देगी, और ये वही डिक्लेरेशन चाहते हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ये रूलिंग उड़ा भी देती है, दोबारा मामला पार्लियामेंट भेज देती है, तो एतमाद हो जाएगी। इमरान खान उससे पहले मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, असम्बली से इस्तीफे दे देंगे, कि अभी की असम्बली तोड़ देंगे, एक नया बहरान पैदा हो जाएगा। तो क्या फिर 100-120 सीटों पर इलेक्शन होगा? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बाबर मान साहब ने कहा कि उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि जो वो उन्होंने डिटेल्स बताई ना असल में कि 7 मार्च को ये लेटर आया और ये वो सारा कुछ, उस पर पहले इजाज़ुल हसन साहब ने कहा, उन्होंने कहा डिसाइफर का मतलब है, आप कह रहे हैं डिसाइफर आया, डिसाइफर का मतलब है कि एक कोडेड चीज़ आई और उसको डीकोड किया गया, जिस पर बाबर मान ने कहा कि सीक्रेट एक्ट के तहत ये बातें करना नहीं चाहता। बाबर मान का कहना था कि खुफिया पैगाम पर ब्रीफिंग दी गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि खुफिया पैगाम पर काबीना को ब्रीफिंग दी या दफ्तर खारजा में इजलास को, जिस पर उन्होंने बताया कि काबीना इजलास में खुफिया पैगाम पर ब्रीफिंग दी गई। बाबर मान साहब ने कहा कि लेटर पर इन कैमरा समात की इस्तदा है, अगर इन कैमरा डिस्कस कर लें तो मैं मज़ीद तफसीलात आपको दे सकता हूँ, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि हाँ कि आपसे सिर्फ वाक़यात का तसलसल जानना चाहते हैं। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल रोशनम पर आए और उन्होंने कहा कि ये क्योंकि एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चीज़ें हो रही हैं, ऑफिशियल एक डॉक्यूमेंट के ऊपर बात हो रही है, तो इस पर बाबर मान साहब को बात नहीं करनी चाहिए, इस पर मैं बात करूँगा। ज़ाहिर है ये एक प्राइवेट इस वक्त एक तरह के वकील हैं, एक प्राइवेट जमात की तरफ से हैं, तो ये क्योंकि एक लीगल और ऑफिशियल इशू है तो इसके ऊपर मैं बात करूँगा। उसके बाद उमरता बंदयाल साहब ने भी कहा कि हम जो है वो खारजा पॉलिसी के मामलात में नहीं पढ़ना चाहते, और उसमें बाबर मान साहब ने फिर और ख़ात की कुछ तफसीलात दी, जिस पर जस्टिस जमाल खान मुदखिल ने कहा कि आप सियासी जमात के वकील हैं, स्पीकर के वकील को रूलिंग पर बात करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि बाबर मान साहब ने कि मैं बात इशारों में बता रहा हूँ, फ़लाँ मसले पर वो मुल्क इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से नाराज़ हैं, तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो फिर डैश डैश है, यानी उन्होंने कहा कि फ़लाँ मुल्क, उसमें लिखा हुआ है कि फ़लाँ मुल्क इमरान खान से नाराज़ है, तहरीक अदम एतमाद अगर नाकाम हो गई तो फिर डैश डैश होगा, वरना वो पाकिस्तान से राज़ी हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, जिसका जिक्र कहीं और से आया, यानी 7 को जिक्र था उसमें जो लेटर आया उसमें, और 8 को तहरीक अदम एतमाद आ गई। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग से पहले PDM ने मुतालबा किया कि पार्लियामेंट में ये मामला लाया जाए। मामला पार्लियामेंट में लाकर तहरीरी नोटिस जारी किया गया। DGI ISPR ने भी कहा कि फ़ौज का वही मौक़िफ़ है जो कमेटी ने कहा। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी इजलास पर सियासी जमातों को नोटिस हुआ था, जिस पर बाबर मान ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी में तमाम सियासी जो एक तो है ना कौमी सलामती कमेटी, एक है पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती, उसमें वो कहते हैं सबको नोटिस हुआ था, सबको बुलाया गया था और पार्लिमानी लीडर्स ने उस मीटिंग का बाइकाट किया। मीटिंग मिनट्स जो है वो नई बुखारी पेश करेंगे। बाबर मान ने कहा कि मीटिंग में कहा गया कि एक मुल्क ने पाकिस्तान के मामले में मुदाखलत की, एहतजाजी मुरासला जारी किया जाए। एहतजाजी मुरासला 2 जगह जारी हुआ, पाकिस्तान में और खुफिया कोड वाले मुल्क में भी। सीनियर एंकर के साथ DGI ISPR ने कहा
सीनियर एंकर के साथ ये मालिक साहब का जिक्र हो रहा है। DGSPR ने कहा कि फ़ौज का वही मौक़िफ़ है जो कमेटी ने कहा। जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने कहा कि इसमें दो राय नहीं है कि आइन के तहत हर शहरी की वतन से वफादारी लाजिम है। कोई बैरूनी ताकतों से मिला हुआ है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ। तहरीक अदम एतमाद पेश करने वालों पर इल्ज़ाम है कि वो बैरूनी साजिश करने वालों से मिले हुए हैं। अगर ऐसा है तो तहरीक अदम एतमाद पेश करने वालों के खिलाफ क्या किया। बाबर अवान ने कहा कि अदालत के हुकूमत ने किसी को गद्दार कहा न एक्शन लिया। मोहतात होकर इस मामले पर दलाइल दे रहा हूँ। PTI के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत इलेक्शन कमीशन को मामला भिजवा दिया है। रात को मैंने अपने मौक़िफ़ से हिदायत ली हैं, यानी मौक्कल से इमरान खान से हिदायत ली हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अदालत वफादारियों की बुनियाद पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर किस किस ने हमला किया। तहकीकात के लिए ये बाबर अवान साहब कह रहे हैं कि कमीशन बनाया जाए, और पहले यहाँ पे मेमो गेट कमीशन की कार्रवाई अभी तक जो मामला है वो ज़ेर इल्तवा है। जो हक़ाइक़ मुतनाज़ हैं उनकी तहकीकात होनी चाहिए। उस पर जमाल खान मुंतखिल साहब ने कहा कि आप कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं, क्या आपके मौक्कल को नहीं पता कि कौन कौन इस साजिश में शामिल था, और फिर भी इतना बड़ा कदम उठा दिया कि अदम एतमाद भी मुस्तरद करा दी और असम्बली भी तोड़ दी। इजाज़ुल हसन साहब ने रिमार्क्स दिए कि आप सिर्फ मफरूज़ों पर बात कर रहे हैं, हमें यह बता दें आर्टिकल 69 और 95 पर आपका क्या मौक़िफ़ है। आप ये बता दें कि डिप्टी स्पीकर के पास क्या इख्तियारात हैं। बाबर अवान साहब ने कहा कि मेमो गेट आज तक ज़ेर इल्तवा है, एक शख्स आज तक भागा हुआ है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमें सब मालूम है आपके मौक्कल कमीशन बनाना चाहते हैं, मतलब उन्हें मालूम नहीं है कि साजिश में कौन कौन मुलविस है। जमाल खान मुंतखिल साहब ने कहा कि आप अपने केस पर दलाइल दें, आपके क्लाइंट वज़ीर-ए-आज़म कमीशन बनाना चाहते हैं, मतलब उन्हें मालूम नहीं है कि कौन मुलविस है। बाबर अवान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को जो कुछ इल्म है वो मुल्क की मफाद में बोलना नहीं चाहते, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और भारत के आइन की तशरीह में नहीं जाना चाहते। हमारा अपना आइन है, उसकी शिकें अलग हैं, उनकी तशरीह के लिए बैठे हैं। उसके बाद बाबर अवान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म तफ्तीशकार नहीं, इसलिए ये काम मुतल्लिका लोगों को करने दिया जाए। हक़ाइक़ मुतनाज़ा हों तो उसकी तहकीकात ज़रूरी हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें मुतल्लिका हक़ाइक़ बताएँ, बाकी आपके तहरीरी दलाइल पढ़ लेंगे। बाबर अवान ने कहा कि कौमी मफाद सबसे बेचारा लफ्ज़ है जो पाकिस्तान में बहुत इस्तेमाल होता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि कौमी मफाद का लफ्ज़ स्पीकर के हलफ में कहाँ इस्तेमाल हुआ है। आप कहते हैं कि करारदाद को वोटिंग के अलावा भी निपटाया जा सकता था। ये पहला नुक्ता है जो आपने अपनी दलाइल में अहम नुक्ता उठाया है। आप ये कह रहे हैं कि रूल्स खुद कहते हैं कि वोटिंग के अलावा भी तहरीक मुस्तरद हो सकती है। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि स्पीकर तब तहरीक मुस्तरद कर सकता है जब उसने लीव ग्रांट ना की हो। वो एक बार तहरीक अदम एतमाद ईवान में पेश हो जाए तो मुस्तरद सिर्फ वोटों से ही किया जा सकता है। जैसे मुनीब अख्तर ने एक सवाल किया कि स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ज़ेर इल्तवा हो तो वो सेशन प्रिजाइड कर सकता है। बाबर अवान ने कहा कि आर्टिकल 94 के तहत सदर वज़ीर-ए-आज़म को नई तैनाती तक काम जारी रखने का कह सकता है। कहाँ लिखा है कि तहरीक अदम एतमाद वापस नहीं ली जा सकती। ये कहाँ लिखा है कि स्पीकर तहरीक अदम एतमाद पर रूलिंग नहीं दे सकता। जिस इदारे के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही हो वो मुल्क को कानून और ज़ाब्ते देता है। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि आर्टिकल 63A में डी सीट होना नतीजा है। आप कहते हैं संगीन सज़ा होनी चाहिए। अगर आपके मेंबरान मुनहरिफ हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो फैसला नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट को मुनहरिफ अरकान पर इलेक्शन कमीशन की डिक्लेरेशन पर फैसला देना है। उसके बाद उन्होंने इस्तफसार किया कि सियासत में सूरत हाल का अजाला क्या है, इस सारी सूरत हाल का कि जब लोग छोड़ कर जा रहे हों, अगर आपके मुताबिक ज़मीर बेच रहे हो तो इसका सियासी जो अजाला क्या है। उस पर बाबर अवान ने कहा कि सियासत में सूरत हाल का अजाला आवाम के पास जाना होता है। डेडलॉक रोकने के लिए आपने आज खुद नोटिस लिया था और कहा था कि कोई मावराए आइन काम नहीं होगा। हमने कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म के लिए नाम दे दिया है, अपोजिशन ताख़ीर कर रही है, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। डेडलॉक है अदालत का। फिर वही उन्होंने कहा कि अदालत इधर उधर फैसला करेगी तो बेहतर है कि ये मामला जो है वो इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो ये बाबर अवान साहब के दलाइल थे। उसके बाद अली ज़फ़र साहब आए जिन्होंने सदर पाकिस्तान की जानिब से दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का मामला नाकाबिल समाअत है। ईवान की कार्रवाई को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आर्टिकल 69 आग की दीवार है जिसे अबूर नहीं किया जा सकता। अगर अदलिया पार्लियामेंट के अमूर में मुदाखलत करेगी तो तसादुम पैदा होगा। पार्लियामेंट की निगरानी नहीं होनी चाहिए। इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि अगर आइन की खिलाफवर्जी होगी तो फिर भी पार्लिमानी कार्रवाई को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि मैंने पिछले रोज़ भी कहा था कि पार्लियामेंट में कानून की छोटी मोटी खिलाफवर्जी को अदालत में लाया जाएगा तो इससे इख्तियारात की तकसीम के असूल मुतासर होंगे, लेकिन इस कदर बड़ी खिलाफवर्जी को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने वकील को कहा कि ईवान के इस्तेहकाक के लिए आइन की खिलाफवर्जी को कैसे नज़रअंदाज किया जाए। जमाल खान मुंतखिल साहब ने कहा कि आइन की हर शिक के तरीक़ाकार के लिए रूल्स बने हुए हैं, लेकिन दो शिकें ऐसी हैं जिसमें तरीक़ाकार भी दिया गया है, एक 63A और दूसरा आर्टिकल 95। फिर मुंतखिल साहब ने कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाए लेकिन स्पीकर रूलिंग दे दे कि तहरीक मंजूर हो गई तो फिर क्या होगा। अली ज़फ़र साहब ने कहा
कि डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे सकती। आर्टिकल 69 वही उन्होंने फिर बात की कि उसमें उसको इस्तिस्ना हासिल है और यानी उसकी कार्रवाई को नहीं देखा जा सकता, और अदालत और पार्लियामान के दरमियान एक हद मुकर्रर है। अदालत जो है वो अगर आर्टिकल 69 की फायर वॉल को फलांग कर पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत करेगी तो तसादुम होगा और नुकसान पाकिस्तान के अवाम का होगा। अली ज़फ़र ने कहा कि अदालत की तरफ से कोई भी डायरेक्शन दायर इख्तियार से तजावुज़ होगी, यानी अगर आपको डायरेक्शन देंगे स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, तो ये आपके इख्तियार से तजावुज़ होगा। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अदालत से रजू पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत है। स्पीकर को दी गई हदायत दरअसल पार्लियामेंट को हदायत देना होगा जो गैर आइनी है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि पार्लियामेंट आइन की खिलाफ वर्जी करे तो क्या तब भी मुदाखलत नहीं हो सकती? तो अली ज़फ़र साहब का कहना था कि क्या ये तो अब बाद में देखा जाएगा ना कि क्या आइनी क्या गैर आइनी है, इसमें कुछ गैर आइनी नहीं किया उन्होंने। आर्टिकल 66 से 68 पार्लियामेंट की कार्रवाई को तहफ़्फ़ुज़ देता है। बदकिस्मती से दरख्वास्त गुजारों ने रूलिंग को चैलेंज की है। सदर के इक़दाम का अदालत जायज़ा नहीं ले सकती, सदर के इक़दाम का अदालती जायज़ा नहीं लिया जा सकता। इस तमाम सूरत हाल का हल नए इलेक्शन है। स्पीकर की रूलिंग का जायज़ा लिया तो स्पीकर का हर फैसला अदालत में आएगा, रूलिंग को रिवर्स नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट को 2 बुनियादी इस्तेहकाक हैं, आज़ादी इजहार और पार्लियामेंट अपने बिजनेस का खुद मास्टर और जज है। उनका मजीद कहना था कि पार्लियामेंट जब कोई कानून बना देती है तो वो आवाम के पास होता है। इस कानून को अदालत आइन की कसौटी पर परख सकती है। पार्लियामेंट में ये कहना कि 10 लोगों को निकाल रहे हैं वो वोट नहीं दे सकते, अदालत इस कार्रवाई को नहीं देख सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि स्पीकर की रूलिंग से असम्बली तोड़ने की रुकावट दूर हुई। आप कहते हैं कि स्पीकर ने गलत किया तो इसे पार्लिमानी अंदाज में हटाएं। इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को असम्बली तोड़ने की जो समरी भिजवाई है, आप कहते हैं कि स्पीकर रूलिंग से वो दुरुस्त इक़दाम हुआ। क्या वज़ीर-ए-आज़म की असम्बली तोड़ने की एडवाइस का जायज़ा ले सकते हैं? बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि असम्बली तोड़ने की एडवाइस रूलिंग के नतीजे में है तो जायज़ा लिया जा सकता है। स्पीकर ईवान के मातहत है। जस्टिस मंदोखिल ने सवाल किया कि स्पीकर रूलिंग दे तो क्या ईवान वापस कर सकता है? अगर स्पीकर ईवान की बात मानने से इनकार कर दे तो फिर क्या होगा? इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जवाब दिया कि हाउस स्पीकर को ओवर रूल कर सकता है। फैसला दिया गया तो पार्लियामेंट में छींक भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने लगेगी। मुनीब अख्तर साहब ने सवाल किया कि अगर वज़ीर-ए-आज़म को हटा दिया जाए तो तब भी अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि अदालत पार्लियामेंट के किसी भी मामले को नहीं देख सकती। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने सवाल किया कि कई दिन से आर्टिकल 5 का तज़किरा सुन रहे हैं। आर्टिकल 5 की शिक 2 में वाज़ेह है कि हर शहरी आइन पर अमल दरामद का पाबंद है। क्या स्पीकर इस मुल्क का शहरी नहीं? स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 95 पर अमल ना करके आर्टिकल 5 की खिलाफवर्जी नहीं की। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि रोज़ाना आइन के खिलाफ वर्जियों के वाक़यात होते हैं जिस पर अदालत में रिट दायर होती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस में आर्टिकल 95 की खिलाफवर्जी की गई है। इस्तेहकाक के साथ पार्लियामेंट की आइनी जिम्मेदारियाँ भी हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने सवाल किया कि क्या कि वज़ीर-ए-आज़म को ईवान में अक्सरियत ना हो तो अली ज़फ़र साहब आइन क्या कहता है? स्पीकर का किरदार प्रिजाइडिंग अफसर का था, उन्हें वोटिंग कराकर गिनती करनी थी। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि उन्होंने सवाल किया कि पूरी पार्लियामेंट वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ और स्पीकर वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ हो तो अगर पूरी जो असम्बली है वो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ हो और सिर्फ स्पीकर हक़ में हो या सिर्फ स्पीकर हक़ में और पूरी पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ हो तो फिर क्या होगा? अली ज़फ़र साहब ने कहा कि आइन में कुछ सवालों के जवाबात नहीं, उसे आइन में खला कह सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने सवाल किया कि स्पीकर की रूलिंग को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि स्पीकर की रूलिंग को हाउस ही ख़त्म कर सकता है। अदालत पार्लियामान के फैसले का जायज़ा नहीं ले सकती। अदालत पार्लियामान के बाहर होने वाले असरात का जायज़ा ले सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि अली ज़फ़र साहब आपके दलाइल में दिलचस्प नुक्ता है। आप कहते हैं कि स्पीकर की रूलिंग में नुक्स भी है तो भी उसे पार्लिमानी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। रूलिंग के फौरी बाद अमल यह हुआ कि असम्बली तहलील हुई। आप कहते हैं कि ये जमहूरी अमल है। अगर कोई बदनीयती थी तो ये कि पार्टी को बचाऊं। अपोजिशन सोच रही थी कि वो जीत जाएगी। अपोजिशन को अगर गुस्सा भी है तो क्या आवाम के पास जाए और जाने से क्यों घबरा रही है? और क्या फिर उन्होंने कहा कि कल सलाउद्दीन साहब ने मिसाल दी थी तो कि अगर ये सूरत हाल होगी कि स्पीकर इस तरह से रूलिंग दे के ये करेगा तो फिर तो हिटलर के नाज़ी जर्मनी जैसा होगा, सूरत हाल हिटलर के नाज़ी जर्मनी जैसी होगी। और जो सलाउद्दीन साहब ने मिसाल दी कि हिटलर ने अपने मुखालफिन को गद्दार करार देकर कानून मंजूर कराए। तहरीक पर वोटिंग होनी थी लेकिन उसी असनार में वो हुआ जिसकी मिसाल नहीं मिलती। सलाउद्दीन ने हमें कल गलत मिसाल दी क्योंकि हिटलर की जमात तो इक़्तिदार में रही थी और यहाँ पे ज़ाहिर है रूलिंग के बाद जो है वो कर दिया गया कि असम्बली जो है वो तोड़ दी गई हैं। उसके बाद अली ज़फ़र साहब का कहना था कि पार्लियामान को अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए। इस पर इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि जो मसाइल पार्लियामान खुद हल ना कर सके तो क्या होगा? अली ज़फ़र साहब ने जवाब दिया कि अदालत को मुदाखलत करने की बजाय मामला आवाम पर छोड़ देना चाहिए।
NRO केस में वज़ीर-ए-आज़म को स्विस हुकाम को ख़त लिखने का हुक्म दिया गया। ख़त ना लिखने पर स्पीकर के पास रेफरेंस आया जो उन्होंने खारिज कर दिया। अदालत ने करार दिया कि स्पीकर का काम फैसले पर अमल करना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो बाहर हुआ था, अदालत में हुआ था, उस पर स्पीकर ने अमल करना था। लेकिन स्पीकर के जो रूल्स ऑफ बिजनेस के चीज़ें हैं, जो पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात हैं, उसमें अदलिया मुदाखलत नहीं कर सकती। ये अली ज़फ़र साहब के दलाइल थे। आज का दिन फैसला कौन है, ज़ाहिर नईम बुखारी साहब और जो ये हैं खालिद जवेद खान साहब, इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब अदालत को किस हद तक कायल कर पाते हैं, ये आज वाज़ेह हो जाएगा कुछ ही देर में, और देखते हैं चीज़ें किस तरफ जाती हैं। लेकिन अभी तक जो है वो अदालत को जितने भी वकला आए हैं, जो लीगल टीम है PTI की, वो इस बात पर मुतमईन नहीं कर सके कि अदालत जो है वो इस मामले में जितनी भी खिलाफवर्जी हुई है, अगर आइन की भी खिलाफवर्जी हुई है तो उसमें नहीं जा सकती, इस पर मुतमईन नहीं कर सके। आज देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। अदालत इस रूलिंग को उड़ाकर और इलेक्शन का कहती है कि ठीक है अब इलेक्शन अनाउंस हो गए, इलेक्शन की तरफ जाएं, या अदालत कहती है कि नहीं, तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवाएं और उन वोटिंग के तहत फिर नई हुकूमत बने और वो हुकूमत चलती रहे और फिर मामलात मज़ीद जो है वो तसादुम की तरफ और एक आइनी बहरान की तरफ जाएँ। जो भी होगा ये आज सामने आ जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।